हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फजान्स रूल। फजान रूल क्या होता है? फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक रूल दिया। तो फजान ने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। मोस्टली पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना। तो फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक रूल्स दिया। इन्होंने अपने रूल्स में बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं मोस्टली पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक। तो फजान्स ने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। सपोज आयनिक बॉन्ड हमारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होता है, उसमें होता है एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मेटल की भी कैपेबिलिटी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की। तो सेम आयनिक बॉन्ड जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक। आयनिक बॉन्ड जैसे कैटाइनिक, एनायनिक। अगर आयनिक बॉन्ड की बात की जाए तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या होता है? ये हमारा कैटायन होता है और ये हमारा एनायन होता है। ठीक है। तो एनायन निगेटिव चार्ज जो होता है वो धनी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में अगर निगेटिव आता है तो उसका मतलब जुड़ना, वहाँ पे चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे आ गया सोडियम प्लस चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे सोडियम के। अगर यहाँ पे आ जाता सोडियम निगेटिव तो यहाँ पे निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता। केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे उल्टा होता है। उसमें क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब जुड़ना और केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब कम होना, घटना। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये कम है और ये निगेटिव है तो ये धनी है। निगेटिव वाला जो है वो धनी है। तो धनी है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉजिटिव वाला जो है वो गरीब है, तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो ये हमारा निगेटिव जो है वो स्फेरिकल सेफ है। तो ये कैसा सेफ हो जाएगा? ये हमारा डी सेफ का हो जाएगा, मतलब इसका स्फेरिकल सेफ जो है वो डी फॉर्म हो गया। जैसे ऐसे है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा डी सेफ बन जाएगा। सपोज जैसे वैलून में आप धागा लगाकर खींचते हो तो उसका क्या होता है? वैलून गोला होता है और उसका सेफ जो होता है वो कैसा हो जाता है? लंबा होने लगता है ना। तो वैसे यहाँ भी स्फेरिकल सेफ में था, जब इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगा तो इसका सेफ जो है वो डी फॉर्म में हो गया। इसका सेफ कैसा हो गया? डी फॉर्म्ड। और जब इसका सेफ डी फॉर्म्ड हो गया तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशंस। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जब ये अपनी ओर खींचेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा ना, ये इससे जुड़ जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। ये निगेटिव है। निगेटिव की केस में हम क्या बोलते हैं? निगेटिव की केस में हम पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं निगेटिव की केस में। और पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव की केस में हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर हम किसके केस में बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव की केस में हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं और नेगेटिव की केस में हम पोलराइजेशंस बोलते हैं। ठीक। ये दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी चीज़ को फजान्स ने बताया है। फजान्स ने क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। तो इसमें अब फजान्स कह रहे हैं, फजान एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो इसका रीज़न ये है, इन्होंने उसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि आयनिक में कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। सपोज़ आयनिक मतलब कैटायन और एनायन की बात हो रही है, तो कैटायन जो होता है वो
गरीब होता है, किसके कंपैरिजन में, एनायन के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये हमारा स्फेरिकल शेप का था, ये हमारा कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारा डी फॉर्म का हो जाएगा, इसका शेप जो है वो डी फॉर्म का हो जाएगा। तो निगेटिव की केस में इसका पोलराइजेशन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशंस। और पॉजिटिव पोलराइजेशन किसका हुआ, पोलराइजेशन एनायन का हुआ। पोलराइजेशन किसका हुआ, एनायन का हुआ। किसके द्वारा हुआ, कैटायन के द्वारा, पोलराइजिंग पावर के द्वारा ना। और जब इसका पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनका कहना है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवैलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बोलो या पोलराइजिंग पावर बोलो, पोलराइजेशन बोलो या पोलराइजिंग पावर बोलो, क्योंकि पोलराइजेशंस होगा तो भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, पोलराइजिंग होगा तो भी कोवैलेंट फॉर्म होगा। लेकिन जब कोवैलेंट, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है तो हम पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर क्यों बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, हम निगेटिव की केस में अगर हम पोलराइजेशंस बोलें तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे एनायन की बात हो रही है, और हम पोलराइजिंग पावर बोलें तो आप समझ जाओ यहाँ पे कैटायन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर बोल रहे हैं। तो अगर हमारा पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो हमारा कोवैलेंट करेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, कोवैलेंट करेक्टर भी इंक्रीज़ होगा ना। इसी चीज़ को फजान रूल ने एक्सप्लेन किया। सपोज दैट आपको जैसे एग्जांपल्स दे दिया जाए, आपको जैसे दो कंपाउंड दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर किसके पास है। ठीक है, इसी चीज़ को फजान ने एक्सप्लेन किया है कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। सपोज़ आपको जैसे दो एग्जांपल्स दे दिया जाए, सपोज जैसे आपको NaCl दे दिया जाए या KCl दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर किसके पास है, तो आप क्या देखोगे और कैसे बताओगे कि कोवैलेंट करेक्टर है। अगर आप कोवैलेंट करेक्टर आपको देखना आ जाएगा तो आप बता लोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवैलेंट करेक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। कोवैलेंट करेक्टर आर इंक्रीजेस एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिक्रीजेस। आप लिख सकते हो, कोवैलेंट करेक्टर आर इंक्रीजेस। कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जिसके पास जितना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम। और हाँ, अगर कोवैलेंट करेक्टर हमारा क्या होगा, अगर कोवैलेंट करेक्टर हमारा आर इंक्रीजेस, अगर कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी, मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन कोवैलेंट करेक्टर जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो कोवैलेंट करेक्टर आर इंक्रीजेस, अगर कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोवैलेंट करेक्टर आर इंक्रीजेस, दीज आर लेस सॉल्युबिलिटी। क्या हो जाएगा, दीज आर लेस सॉल्युबिलिटी, दीज आर लेस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको कोवैलेंट करेक्टर देखना आ जाएगा तो आप बता पाओगे कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, या सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है। आयनिक करेक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फजान्स रूल का एक लिमिटेशंस है। जैसे कोई भी साइंटिस्ट कुछ चीज़ें को देते हैं या कोई भी हो, कोई भी काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी ही जाती हैं। जैसे इनसे भी लिमिटेशंस मतलब कमी, फजान्स रूल में एक कमी क्या निकली लास्ट में, लिमिटेशंस हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो। फजान्स रूल में एक लिमिटेशंस क्या निकला था, फजान्स रूल आर क्वालिटेटिव लॉ। फजान्स रूल क्या होता है,
फजान रूल्स आर क्वालिटेटिव लॉ। क्या होता है? क्वालिटेटिव लॉ। फजान्स रूल क्या होता है? क्वालिटेटिव लॉ। अब क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव मतलब इन्होंने एक कोवैलेंट करेक्टर तो बताया कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है, लेकिन इन्होंने वैल्यूज़ नहीं बताई, जैसे कि 30% या 70% पाया जाता है कोवैलेंट करेक्टर, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने कंपेयर कर दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें 70% या 30%। जैसे हम दो बच्चों में कंपेयर करते हैं, ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छी हैं इनके कंपैरिजन में, लेकिन हम ये थोड़ी बता पाते हैं कि वो 30% है तो वो 50% है, नहीं बता पाते ना। तो वैसे इन्होंने बताया तो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कोवैलेंट करेक्टर पाया जाता है। तो ये क्या है? ये फजान्स रूल का लिमिटेशंस है। क्वालिटेटिव लॉ, फजान्स रूल और क्वालिटेटिव लॉ मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते परसेंटेज ऑफ आयनिक या कोवैलेंट करेक्टर्स को। दीज आर नॉट कैलकुलेटेड। आप लिख सकते हो लिमिटेशंस में लिखना, दीज आर नॉट कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। इन्होंने आयनिक और कोवैलेंट करेक्टर का परसेंट में कैलकुलेट नहीं किया। आयनिक एंड कोवैलेंट करेक्टर, ठीक है। तो यही था फजान्स रूल। ओके, ये था हमारा फजान्स रूल। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम कोवैलेंट करेक्टर को पहचाने कैसे? ये क्वेश्चन तो उठ ही रहा होगा कि हम कोवैलेंट करेक्टर पहचाने कैसे। अब तो आपको पता चल गया, अगर हम कोवैलेंट हमको पता चल जाएगा तो हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता पाएंगे, सॉल्युबिलिटी बता पाएंगे, और लिमिटेशन इसका क्या है? फजान्स रूल आर क्वालिटेटिव लॉ, दीज आर नॉट कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट करेक्टर। ये आयनिक और कोवैलेंट करेक्टर के परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करता है। ये क्या होता है? ये फजान्स रूल का लिमिटेशंस होता है, ठीक है। ये फजान्स रूल का क्या होता है? लिमिटेशन। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये हमारा फजान्स रूल का की फर्स्ट क्लास थी। ओके, थैंक यू सो मच।